हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कौटिल्यस अर्थशास्त्र और वी कुड से द इकोनॉमिक आइडियाज़ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ कौटिल्य। और ये जो कौटिल्यस अर्थशास्त्र है दैट इज़ कवर्ड अंडर इंडियन इकोनॉमिक थॉट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम पुरातन भारत की बात करते हैं, एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं, तो वहाँ पे अगर जो लोग थे उनकी इकोनॉमिक थॉट्स क्या थी, तो वो हम गैदर कर सकते हैं जैसे वेदा से, उपनिषद से, धर्म से, शास्त्र, नीति शास्त्र, स्मृति, इपिक एंड अदर रिलीजियस बुक्स। और उसी तरह क्या है कि जैसे थिरुकुराल जो है वो भी एंशिएंट साउथ इंडिया के ऊपर जो है इकोनॉमिक थॉट, जो पुरातन साउथ इंडिया था उसके जो आर्थिक विचार थे उसके ऊपर हमें बताती है। और जो वेद्स है वो हमें बताते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर लोगों की लाइफ कैसी थी, लोग किस तरह से काम करते थे। तो अर्थशास्त्र जो था दैट इज़ द फर्स्ट सिस्टमैटिक ट्रीटाइज ऑन इकोनॉमिक्स विच वाज रिटन इन द 4th century। और इसी तरह हम देखते हैं कि उस वक्त जो था जैसे अब तो इंटेंस कंपटीशन है और जो हमारी इकोनॉमी है दैट इज़ रेगुलेटेड बाय द मार्केट। इन दोज डेज द मार्केट इकोनॉमी एंड कंपटीशन डिड नॉट एग्जिस्ट। The ancient writers were concerned with the practical economic problems and their solutions। कि पुरातन काल के अंदर जो लोग थे वो देखते थे कि किस तरह की जो इकोनॉमीज़ हैं आर्थिक प्रॉब्लम्स फेस करती हैं और किस तरह के हमें उनके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। और यहाँ पे क्या है कि जैसे इकोनॉमिक्स को हम जैसे आजकल तो क्या है कि इकोनॉमिक्स एज ए सेपरेट डिसिप्लिन है, उस वक्त क्या था कि इनको हम अदर प्रॉब्लम से सेपरेट नहीं कर सकते थे। जब हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते थे तो उसके साथ पॉलिटिक्स, फिलॉसफी एंड एथिक्स को भी स्टडी किया जाता था। और जो पुरातन अर्थशास्त्र है वो वेलफेयर के साथ, के लोगों का वेलफेयर किस तरह से इंक्रीज करना है उसके साथ रिलेटेड था। और ज़्यादातर जो आर्थिक लाइफ थी पुरातन इंडिया के अंदर दैट वाज गवर्न बाय रिलीजियस आइडियल एंड मॉरल सैंक्शन, के क्या जो लोगों के धार्मिक जो रीति रिवाज होते थे और जो एथिकल चीज़ें थी उसके द्वारा जो उनकी आर्थिक लाइफ थी वो ज़्यादा प्रभावित होती थी और ज़्यादा रेगुलेट होती थी। कौटिल्यस जो अर्थशास्त्र है दैट गिव्स डिटेल्स ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मौर्य एम्पायर। अर्थशास्त्र जो है एक रेयर बुक है और जिसके अंदर क्या है कि 15 लार्ज सेक्शन है जो कि 430 पेजेस की है और 180 सब सेक्शन है। कौटिल्य जिसको हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का और या विष्णुगुप्ता का वो चीफ मिनिस्टर था। The book was written for the streamlining of economic and financial administration of चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें बताता है और पॉलिटिकल इकोनॉमी का भी बहुत सारी चीज़ें इसने कवर की हुई हैं। और ये फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक थी जो कि डील करती थी एग्रीकल्चर के साथ, लैंड के साथ, वेल्थ के साथ, टैक्सेशन के साथ, फाइनेंस के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन, लेबर, पॉपुलेशन, ट्रेड। और ये जो है अगर हम बात करें तो पुरातन इंडिया के अंदर ये सबसे अथॉरिटेटिव जो थी इकोनॉमिक थॉट के बारे में बताती है। और उसी तरह जो भारत के अंदर पुरातन काल के अंदर जो एंशिएंट इकोनॉमिक थॉट्स थी ये उसको रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ कौटिल्यस अर्थशास्त्र, वेल्थ एंड पॉपुलेशन के बारे में। कौटिल्य ने अर्थ जो है उसको वेल्थ माना कि जो चाहे पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो वेलफेयर है, सबकी जो रूट है डैट इज़ द वेल्थ। अर्थशास्त्र जो है डैट इज़ द बेसिक डिसिप्लिन। तो यहाँ पे है कि हमने किस तरह से मुक्ति को प्राप्त करना है। तो यहाँ पे मटेरियल प्रॉस्पेरिटी जो है डैट इज़ द मीन फॉर द अचीवमेंट ऑफ सैल्वेशन। और उसी तरह क्या है कि अगर जितना देश जो है उसके पास ज़्यादा वेल्थ होगी उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होगा, पावरफुल होगा और उतना ही वो प्रॉस्पर होगा।
स्टेट पावर जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन वेल्थ, और वेल्थ जो है स्टेट की प्रेस्टीज भी है और उसको पावर भी प्रोवाइड करती है। और वेल्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, मटेरियल रिसोर्सेज आ जाते हैं, और जो देश के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो आ जाते हैं। और मैन पावर जो है डैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज लैंड, माइंस एंड फॉरेस्ट है, उसी तरह ही जो मैन पावर है इसके अंदर भी प्रोडक्टिविटी होती है, तो डैट इज़ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेल्थ। और उसी तरह कौटिल्य ने ये माना कि जो लार्ज पॉपुलेशन है वो साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज़्यादा क्या है कि देश हमारा खुशहाल होगा। उन्होंने कहा कि जो किंग्स हैं दे शुड हैव सेपरेट कॉलोनी फॉर द इमाइग्रेटेड पॉपुलेशन, के जो दूसरे राज्यों से पॉपुलेशन आती है उसके लिए अलग अलग कॉलोनीज होनी चाहिए। और वेल्थ जो है डैट इज़ वेरी मच नीडेड फॉर द मटीरियल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन। और अगर वेल्थ होगी तो वेलफेयर भी होगा। वेल्थ के अंदर क्या है कि बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाती हैं, जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स भी आ जाते हैं, काउज एंड हॉर्सेस भी आ जाते हैं। और कौटिल्य ने वेल्थ के अंदर मनी, कमोडिटीज़, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रीशियस मेटल और जिस भी जो गुड्स हैं जिनकी मार्केट वैल्यू होती है उसको इंक्लूड किया है। और वेल्थ को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और रियल के अंदर एग्जिस्ट करती है, जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं और जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, और जिसके बेसिस पे हमें पावर भी मिलती है। और पेशेंस जो है चाहिए होती है वेल्थ को जनरेट करने के लिए। और उसी तरह क्या है कि देखो जैसे वेल्थ है वो हमें बेसिकली 4 पर्पज़ के लिए चाहिए होती है, फॉर द सेक ऑफ गुड वाइफ, गुड सन, फ्रेंड एंड ए चैरिटी। और अकोमुलेशन ऑफ वेल्थ जो है उसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, बट वेल्थ जो होती है राइट एंड ऑनेस्ट मीन्स के द्वारा जो है कलेक्ट होनी चाहिए। वेल्थ एक मीन है एंड नहीं है। और इससे क्या है कि वेल्थ जो है इसलिए हम अकोमुलेट करते हैं ताकि हम अपने देश को शक्तिशाली बना सकें। अगर हमारे देश के अंदर कोई संकट आता है तो वहाँ से इसको हमें प्रोटेक्ट कर सके और हम अपने देश को स्ट्रेंथन कर सकें। फिर है वर्ता। एनिशियंट थिंकर यूज द वर्ड वर्ता टू मीन द साइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। Kautilya included agriculture, animal husbandry, trade in Varta. According to Mahabharata, Varta was the root of the word, a thing which was most essential for economic stability. तो किंग जो है उसको नेशनल इकोनॉमी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि वो अपने फंक्शन को सही ढंग से परफॉर्म कर सके। लैंड एंड एग्रीकल्चर। कौटिल्य ने जो लोग सेक्रीफाइस करते थे और जो लोग स्पिरिचुअल मास्टर्स थे, प्रीस्ट थे, अदर पीपल्स थे जो कि वेदास का अच्छा ज्ञान रखते थे, कि उनको हमें मतलब कौटिल्य ने कहा कि इन लोगों को लैंड जो है दी जानी चाहिए ताकि मतलब वो लैंड दी जानी चाहिए जिसके ऊपर सफिशिएंट प्रोडक्शन हो सके और इनके ऊपर कोई टैक्सेशन और फाइन जो है नहीं लगना चाहिए। और जो लोग कल्टीवेट नहीं करते उनसे लैंड हमें वापस ले लेनी चाहिए। और लैंड जो है कल्टीवेशन के लिए जो रेडी है टैक्स पेयर को देनी चाहिए, जो कि रेगुलरली टैक्स पे करते हैं। उनको नेसेसरी इनपुट्स भी देने चाहिए ताकि वो अच्छी ढंग से कल्टीवेशन कर सके, अच्छी तरह से चीज़ें प्रोड्यूस कर सके। और किंग जो है माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और टिम्बर का काम भी करे। एलिफेंट फोर्सेस जिसके बेसिस पे वो कॉमर्स, कंस्ट्रक्शन, रोड बिल्डिंग और कैटल ब्रीडिंग का काम भी कर सके। किंग जो है नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी को प्रोवाइड करे। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री फॉर्म द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वर्ता, और ये वेल्थ का बेसिक सोर्स था। शुक्राचार्य वाज ऑफ द फर्म बिलीफ दैट बाय बर्थ नोबडी शुड बी ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्रा। ऑक्यूपेशन के बेसिस पे ही उनकी जात जो है डिटर्मिन होती है। तो एग्रीकल्चर जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल जो है प्ले करती है। और इम्पॉर्टेंट मतलब जो इम्पोर्टेंस है वो एग्रीकल्चर को दी जाती है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो थे वो एग्रीकल्चर करते थे। और किंग जो है वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को एम्प्लॉय ताकि एग्रीकल्चर को डेवलप किया जा सके। और उसी तरह देखो जो लेबर है, जो एंशियंट सेजेस थे, जो एंशियंट विचारवान थे, जो पुरातन संत थे, वो डिग्निटी ऑफ लेबर को अप्रिशिएट करते हैं। मनु और कौटिल्य हैव डील्ड विद द मेथड्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ वेजेस, कि किस तरह से लेबर को हमने वेजेस देनी है और किस तरह से जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बीच में डिस्प्यूट होती है उसको किस तरह से हैंडल करना है। तो उसी तरह से क्या है कि ही डिड नॉट रिकमेंड
स्लेव लेबर जो थी उसको उसने, मतलब जिसको हम दास लेबर, जो बॉन्डेड लेबर थी, उसको उसने नहीं, उसने कहा कि हमें जो हार्ड लेबर है जिसको हम पैसा दे के रखते हैं उसके ऊपर रिकमेंड किया। और उसी तरह उसने कोड ऑफ लेबर डिसिप्लिन भी जो था एक बनाया। उसने कहा था कि जो वेज वर्कर जो है अपना टर्म से पहले जो अपना काम अबैंडन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उनको जो है होल अमाउंट ऑफ स्टिपुलेटेड वेजेस जो है अपने एम्प्लॉयर को पे करना चाहिए और किंग को फाइन पे करना चाहिए। और उसी तरह अगर एम्प्लॉयर जो है वर्कमैन को टर्म ख़त्म होने से पहले अगर डिसमिस कर देता है, तो जितने भी स्टिपुलेटेड उसके साथ जितना भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भाई तुझे इतनी वेजेस पे करेंगे, उतना अमाउंट उसको पे करना चाहिए। और उसी तरह फाइन जो है किंग को पे करना चाहिए। बट अगर वर्कमैन दोषी है तो उस सिचुएशन के अंदर ये टर्म एप्लीकेबल नहीं होती थी। ट्रेड, उसी तरह गोल्ड एंड बुलियन वर रिगार्डेड एज ए मीन ऑफ प्रोड्यूसिंग वेल्थ। और उसी तरह क्या था कि ट्रेड वाज द सम ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड कैपिटल। तो यहाँ पे क्या था कि ट्रेड को जो चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड जिसके अंदर कौटिल्य थे, तो वहाँ पे था कि ट्रेड को, बिजनेस को हम किस तरह से रेगुलेट करें। तो देयर वाज ए वेंट फॉर द सरप्लस, कि जैसे ट्रेडेड कमोडिटी है तो उनकी प्राइसेस कैसे फिक्स करनी है, तो उस वक्त डिमांड और सप्लाई को जो था कंसिडर किया जाता था। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी गवर्नमेंट की, ताकि सही तरीके से, स्मूथ तरीके से ट्रेड हो सके। और उसी तरह ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी गवर्नमेंट की कि वो जो ट्रेडर्स हैं उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, रेस्ट हाउस प्रोवाइड करे, स्टोर हाउसेस, इस तरह की फैसिलिटी जिसके बेसिस पे वो बिज़नेस को स्मूथली रन कर सकें। और ट्रेड के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ जो थी इम्पोज की जाती थी। और उसी तरह क्या था कि जो वेट एंड मेयर यूज़ किए जाते थे तोलने के काम, तो उसको भी रेगुलेट किया जाता था। वेलफेयर स्टेट, तो यहाँ पे था कि जो एंशियंट इंडियन राइटर्स हैड ए क्लियर आइडिया ऑफ द वेलफेयर स्टेट। अकॉर्डिंग टू शुक्राचार्य, द स्टेट इज ए ट्री ऑफ विच द किंग इज द रूट एंड द काउंसलर आर द मेन ब्रांचेस। कि जो स्टेट है एक दरख्त है जिसके अंदर किंग जो है रूट है, और जो उसके काउंसलर हैं वो मेन ब्रांचेस हैं, और जो कमांडर्स हैं वो उससे कम सिग्निफिकेंट ब्रांचेस हैं। आर्मी जो है ब्लॉसम्स हैं, फ्लावर्स हैं, पीपल जो है फ्रूट्स हैं, और लैंड जो है डैट इज़ द सीड। तो सेम आइडिया जो था वो कौटिल्य ने भी बताया। कौटिल्य ने कहा कि जो स्टेट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों का वेलफेयर इंक्रीज़ करे और उनकी इकोनॉमिक लाइफ को रेगुलेट करे। और उसी तरह ट्रेड को डेवलप करने के लिए सरकार को सब्सिडीज़ देनी चाहिए। मतलब स्टेट ट्रेड है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, माइंस है, कैटल है, लोगों का किस तरह से वेलफेयर करना है, तो गवर्नमेंट को इसके लिए सब्सिडीज़ और कई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ेंगी। सो व्हाट आर द इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ द स्टेट? Cautilya's concept of state is found on industrial edifice. अकॉर्डिंग टू हिम कि ये जो है प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पे हम स्टेट को गाइड करते हैं। तो स्टेट जो है उन इंडस्ट्रीज़ को ले जो नेशन को सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट बनाती हैं, जिस पे उसको दूसरे राज्यों के ऊपर जो है डिपेंड नहीं करना पड़ता। कौटिल्य का ये कंसेप्ट था कि जो स्टेट है वो इंडस्ट्री के बेसिस पे डेवलप हो सकती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, आयरन एंड अदर मेटल जो है स्टेट के कंट्रोल में होनी चाहिए। और फार्मिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग, आर्ट एंड क्राफ्ट शुड बी लेफ्ट टू द इंडिविजुअल्स। और उसी तरह जो एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू फार्मिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग, आर्ट एंड क्राफ्ट शुड बी लेट टू द इंडिविजुअल्स एंड राइट्स ऑफ द ऑनरशिप शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। उसी तरह ड्यूटी ऑफ द स्टाफ टू मेक अवेलेबल द नेसेसरी मनी इन द फॉर्म ऑफ क्वाइंस। द स्टेट हैज़ टू लुक आफ्टर द सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है डैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्टेट। तो स्टेट की ये ड्यूटी बनती है कि जैसे कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन जो है उसको एफिशिएंटली किया जा सके, और जो स्टेट ने रूल्स बताए हैं उसके मुताबिक काम जो है किया जा सके। पब्लिक फिनांस एंड टैक्सेशन, कौटिल्य ने जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर जो है उसको एलैबोरेटली डिस्कस किया है। जो भी टैक्स लगाया जाता है वो स्टेट के लोगों के ऊपर बर्डन होता है, और कोशिश होनी चाहिए कि जो टैक्स को कलेक्ट किया जाता है वो मिनिमम होना चाहिए। और टैक्स जो है किस तरह से हमने लोगों के ऊपर इम्पोज करना है, तो डैट डिपेंड्स ऑन दी पेइंग कैपेसिटी ऑफ द टैक्स पेयर।
और टैक्स अमाउंट जो कलेक्ट किया जाता है इससे लोगों को, जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनको बेनिफिट होना चाहिए, उनकी इनकम इंक्रीज़ हो और उनकी टैक्सेबल कैपेसिटी जो है वो भी इंक्रीज़ हो। और इनकम जो है डैट शुड बी रिगार्डेड एज द अप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ टैक्सेशन, कि जब हमने टैक्स लगाना है तो लोगों की इनकम क्या है उसके बेसिस पे हमने टैक्स लगाना है। और कुछ सेक्शन जो है कम्युनिटी के, उनको हमें टैक्स नहीं लगाना, और जो हमारी स्टेट है जैसे ब्राह्मण है उनके ऊपर टैक्स हमने नहीं लगाना, और जो हमारी स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसको स्टेट सरप्लस बजट बनाना चाहिए। और शॉर्ट रन के अंदर जो रेट ऑफ टैक्सेशन है वो रेज़ कर सकती है गवर्नमेंट, ताकि जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसको डील किया जा सके। बट जो लॉन्ग रन है उसके अंदर जो है हैवी टैक्सेशन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को नुकसान होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है, बिजनेस और ट्रेड भी जो है नुकसान होता है। और उसी तरह कोटलिया हैज़ अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द पब्लिक फाइनेंस इन द नेशनल इकोनॉमी। और उसके अंदर क्या है कि उसने काफ़ी सारे के फोर्स लोन मेथड बताया, जिसके द्वारा हम डेफिसिट बजट की जो सिचुएशन है उसको हैंडल कर सकते हैं। जो टैक्स है डैट शुड बी इम्पोज्ड ऑन 3 टाइप्स ऑफ गुड्स: गुड प्रोड्यूस इन द कैपिटल, गुड्स प्रोड्यूस इन द कंट्री, इम्पोर्टेबल एंड एक्सपोर्टेबल। और उसी तरह उसने कहा कि जो टैक्स हमने लगाना है 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। बट उसी तरह बट इन द केस ऑफ प्रीशियस मेटल रेट ऑफ टैक्सेशन जो है टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द नीड जो है वेरी कर सकता है। लग्जरी गुड्स अगर बाहर से मंगवाई जाती हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए। टैक्स जो है ये इन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए कि टैक्स शुड बी बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पे, और टैक्स के द्वारा लोगों के ऊपर बर्डन जो है कम से कम हो, और टैक्स जो है डैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली विदाउट गिविंग एनी हार्म टू द स्टेट। और उसी तरह कोटलिया ने सजेस्ट किया कि जो चीज़ें किंग का रेवेन्यू इंक्रीज़ करती हैं और जो लोग किंग के लॉयल हैं उनको जो है परमानेंटली सर्विस करनी चाहिए। और जो मर्चेंडाइज हैं जो सिटी गेट के अंदर एंटर करती हैं तो वहाँ पे टोल टैक्स लगाना चाहिए। और टोल जो रेट ऑफ टोल है वो कमोडिटीज़ के ऊपर, चाहे वो पुरानी है चाहे वो नई है। और उसी तरह अगर किसी पे फ़ाइन लगाना है तो वो डिपेंड करता है कि किसी ने कितना जो है मतलब कितनी ग्रेविटी, सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस के ऊपर बेस्ड है। और उसी तरह क्या है कि अगर कोई जो टैक्स सरकार कलेक्ट करती है अगर उसको मिसयूज़ करता है तो उस सिचुएशन को बहुत ही सख्ती के साथ डील होना चाहिए। और उसी तरह जो लैंड रेवेन्यू है वो इनकम ऑफ द स्टेट का काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू जो है वो वेरी करता है 8.5% टू 33% ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड। तो उसके अंदर जैसे रोड टैक्स, टैक्स ऑन ट्री, टैक्स ऑन कमोडिटी, टैक्स ऑन हाउसेस, तो ये भी जो है अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है जो सरकार को प्राप्त होते हैं। और उसी तरह कोटलिया ने जो बजट के एस्टिमेट है उसके अंदर भी मेन प्रिंसिपल्स ले डाउन किए हैं। उसने मेन हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर को भी डिस्कस किया, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर सैलरी और एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑन स्टोर हाउसेज, स्टॉक एक्सपेंडिचर ऑन न्यू वेल्थ एंड एक्विजिशन। जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं उनको मतलब जो भी खर्चा होता है उसको मीटअप करने के बाद जो रह जाता है तो वो गवर्नमेंट खजाने के अंदर जो है सेविंग के रूप में जो है डिपॉजिट करवा देना चाहिए। कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कंजम्पशन पर्पस के लिए फैमिली को पूरा एक इकोनॉमिक यूनिट माना गया। और कंजम्पशन के 4 आइडियाज़ हैं, जैसे धर्मा, अर्था, कामा एंड मोक्षा। इंडिविजुअल जो है दे आर सबॉर्डिनेट टू द फैमिली और द कम्युनिटी। तो प्रोडक्शन के अंदर 4 एजेंट्स हैं प्रोडक्शन के: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो लैंड जो है डैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ। और उसी तरह जो लेबर है उसको भी इम्पॉर्टेंस दी गई। उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे जो कोटलिया की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर थॉट थे वो इतने ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो इंटरेस्ट को फेवर किया गया, बट इंटरेस्ट जो है एक रीज़नेबल लिमिट तक चार्ज होना चाहिए, उससे बिहाइंड नहीं चार्ज करना चाहिए। इंटरेस्ट इस वजह से जस्टिफाइड है क्योंकि जो उधार वो लेता है उसके अंदर प्रोडक्टिविटी होती है। और इंटरेस्ट वाज डिटर्मिन ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस, जिस पर्पस के लिए वो लिया गया है, और वो वेरी करता है क्लास टू क्लास। कोटलिया ने रिकमेंड किया 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट एज ए जनरल रूल। और उसी तरह अगर मनी जो है बिजनेस लोगों को दी जाती है बिजनेस पर्पस के लिए तो उसके ऊपर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और उसी तरह जो मतलब मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के अंदर उसने डिस्टिंक्शन किया। उसने जो ग्रेन लोन होता है, अनाज के लिए लोन होता है, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट
नहीं लगना चाहिए। वेजेस जो है वो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के बेसिस पे, मतलब जो वेजेस हमने लेबर को देनी है वो लेबर की प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे होनी चाहिए। और ट्रेडर और कैपिटलिस्ट के लिए उसने कहा कि रीजनेबल नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ से जो भी चीज़ थी, जो भी उसकी प्राइस थी, उसके ऊपर जस्टिस जो था, डैट वाज द गाइडिंग प्रिंसिपल कि लेबर की हमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं करनी चाहिए। और उसने ये भी कहा कि जो प्रॉफिट है डैट इज़ द रिवॉर्ड फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप एंड द सुपरविजन। कुटल्या का जो अर्थशास्त्र है कैन बी रिगार्डेड एज द फर्स्ट बुक ऑन द इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी। चाहे ये साइंटिफिक नहीं थी और ये प्योर इकोनॉमिक्स भी नहीं है, बट ये सिस्टमैटिक थी और काफ़ी डिटेल के अंदर थी। और ये जो कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको शो करती थी। और ये जो है बुक जो है काफ़ी सारे स्टेट डायरेक्शन एंड जो कंट्रोल है उसके एरियाज़ को रिवील करती है। उसी तरह इट इज़ ए बुक मोर स्टेट क्राफ्ट दैन इकोनॉमिक्स। अगर हम ये कहें तो ये पॉलिटिकल, सोशल, वेलफेयर, उन सारी चीज़ों को बताती है। स्टेट की क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए उसको बताती है। इकोनॉमिक्स नहीं हम इसको कह सकते। कुटल्या ने जो है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताया है, चाहे वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी साथ में डील किया है। और उसने काफ़ी सारे इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स दिए हैं जो कि फिनांस और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के साथ है। और स्टेट की वर्किंग के बारे में भी हमें काफ़ी कुछ बताया है। और ये जो है पुरातन काल के अंदर जो इकोनॉमी थी उसके बारे में भी हमें इसने काफ़ी कुछ हाईलाइट करके बताया है।